नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस का हमने 500 प्लस का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम अलग अलग वीडियो में टोटल 500 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रश्न है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने तापमान पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। तो वो कितना हो जाएगा? -40 डिग्री। -40 डिग्री पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही तापमान दिखाएगा। कितना तापमान होने पे पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो वो जो है 40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान एक ही होंगे। क्लियर? अगला प्रश्न है, सेल्सियस पैमाने का डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? क्वेश्चन है कि सेल्सियस पैमाने का डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो जो है 32 डिग्री के बराबर। 32 डिग्री के बराबर। क्लियर? अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो सेल्सियस स्केल पर कितना होगा? क्लियर? क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर का तापमान यदि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, वो फार्मूला कौन से हैं? तो वो फार्मूला है कि डिग्री सेंटीग्रेड बराबर F-32। F जो यहाँ फ़ारेनहाइट है, F-32/9 × 5, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F-32 × 5/9। क्लियर? क्वेश्चन में दिया है मानव शरीर का तापमान कितना है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला था डिग्री सेंटीग्रेड बराबर F-32 × 5/9। अब हमें दिया है फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट कितना है? 98.6 - 32 × 5/9। क्लियर? बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 90.6 - 32, तो ये कितना हो जाएगा? पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा? 66 × 5/9। क्लियर? अब इसको हम काट लेते हैं, तो कितनी बार में कट जाएगा? 9 9 7 63 बचा 3, तो 9 चौका 36 दशमलव आ जाएगा। तो 7.4 बचा और × 5, तो बराबर 7.4 × 5 बराबर 5 चौका 20, 5 7 35 2 37, ये दशमलव लग जाएगा एक अंक में, तो कितना हो जाएगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड में ये हो जाएगा।
क्लियर। क्वेश्चन है कि मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, तो सेल्सियस स्केल पे यह कितना होगा। तो हमने निकाल दिया, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें दिया मानव शरीर का तापमान 98.6 इंटू फ़ारेनहाइट, तो स्केल डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है। तो फार्मूला होता है आपका डिग्री सेंटीग्रेड बराबर F माइनस 32 इंटू 5/9। अब F हमें दिया है 98.6 माइनस 32, क्लियर, इंटू 5/9, क्लियर। अब इस 98.6 माइनस 32 को घटा लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 66.6 इंटू ये हमारा आ जाएगा यहाँ 5/9। अब इसको हम 9 से काट लेते हैं, तो 9 से 9 सत्ते 63, फिर एक दशमलव लग जाएगा, दशमलव यहाँ जाएगा, तो 9 सत्ते 63 बचा 3, तो हो गया 36, तो 9 चौका 36। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा बचा 7.4 इंटू 5, तो 7.4 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। इस तरह दोस्तों यदि डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, फ़ारेनहाइट निकालना है, तो इस फार्मूलों को इधर लाइएगा, आपका यहाँ से डिग्री सेंटीग्रेड निकल जाएगा, क्लियर। अगला प्रश्न है, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अति लघु मतलब अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। अति लघु समय अंतराल को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो परमाणु घड़ी का। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। अभी हम लोगों ने 36 नंबर क्वेश्चन में देखा था कि फ़ारेनहाइट दिया था, उसको बताना था डिग्री सेंटीग्रेड, और क्वेश्चन नंबर 38 जो है इसमें दिया है डिग्री सेंटीग्रेड और निकालना है फ़ारेनहाइट। तो आइए उसी फार्मूले से हम इसको यहाँ निकाल लेते हैं, क्लियर। तो यहाँ फार्मूला था कि डिग्री सेंटीग्रेड बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9, क्लियर। अब डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ दिया है, तो डिग्री सेंटीग्रेड कितना दिया है, तो 60 डिग्री, तो डिग्री सेंटीग्रेड की जगह हम क्या रखेंगे 60। अब इस 5/9 को हम इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9/5 उलट जाएगा, बराबर F माइनस 32। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। तो अब 5/9 को हमने सेंटीग्रेड साइड में ला दिया, 5/9 को हम इधर ला दिए, तो ये 9/5 हो जाएगा। डिग्री सेंटीग्रेड के क्वेश्चन दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ हमने 60 रख दिया। अब इसको काट पीट लेते हैं, तो 12×5 = 60, क्लियर। 5 से हमने काट दिया, तो 5 इकाई 5 और 1 10 हो गया, 5 दूना के 10, तो यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 12। अब 12 9, तो 12 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 12 9 108 बराबर F माइनस 32। अब इसको हम इस साइड लाएंगे, तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा 108, ये माइनस 32 हो जाएगा प्लस 32,
इस तरफ आएगा तो हो जाएगा +32। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा F बराबर 32 108 हो जाएगा कितना 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो फार्मूला आपने देखा कि डिग्री सेंटीग्रेड बराबर F माइनस 32 इंटू 5/9। क्लियर, अब इस 5/9 को हम इधर ला देते हैं। क्लियर, यहाँ 60 डिग्री दिया है तो डिग्री सेंटीग्रेड की जगह 60 हो गया। अब इसको हम इधर जब लाएंगे तो हो जाएगा 9/5 बराबर F माइनस 32। काट पीट लेते हैं तो ये आ जाएगा 12। 12 9 के 108, 12 9 108 और ये बराबर F माइनस 32। तो ये बराबर हो जाएगा, ये माइनस 32 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 108 प्लस 32 बराबर F। तो ये हो जाएगा 140 बराबर F। क्लियर, यहाँ पे हमारा आंसर है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो वो जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है पानी का घनत्व अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्लियर, अगला प्रश्न है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं। साइकिल के ट्यूब जो अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं। तो वो गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं, काफ़ी गर्मी के कारण। क्लियर, अगला प्रश्न है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधस्तल में जल क्या तापमान होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से, किसी झील की सतह का पानी बस जमने वाला है। झील के अधस्तल में जल का तापमान क्या होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, अगला प्रश्न है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। तो किसमें, चालन। अब यहाँ चालन, संवहन और विकिरण, इन तीनों पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम करेंगे। क्लियर, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं संवहन किसे कहते हैं। तो संवहन किसे कहते हैं। संवहन जो एक होती है, क्या है, प्रक्रिया है। संवहन क्या है, संवहन एक प्रक्रिया है। यहाँ तक क्लियर, जिसके द्वारा गर्म तरल पदार्थ, संवहन जिसके द्वारा गर्म तरल पदार्थ जैसे हवा या पानी की गति द्वारा, क्लियर, की गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किया जाता है। ऊष्मा का स्थानांतरण किया जाता है।
तो संवहन हम लोगों ने समझा कि संवहन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा गर्म तरल पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे हवा हो गया, पानी की इनकी गति द्वारा जो है ऊष्मा स्थानांतरण किया जाता है। संवहन में गर्म जो तरल पदार्थ हवा है, पानी है, इनकी गति द्वारा जो है ऊष्मा का स्थानांतरण किया जाता है संवहन में। क्लियर। अगला टॉपिक आपका क्या है, चालन को समझ लेते हैं। चालन क्या है, चालन किसी धातु या पानी, चालन धातु हो गया या तो पानी हो गया, जैसी कोई चीज है के माध्यम से ऊष्मा या बिजली का प्रवाह, धातु के माध्यम से ऊष्मा या बिजली का प्रवाह। क्लियर। तो ये क्या कहलाता है, चालन में धातु या पानी के माध्यम, ये जो माध्यम है जिसके द्वारा ऊष्मा का बिजली का प्रवाह होता है, बता देना, जैसे एल्युमिनियम तार, इस सब के माध्यम से बिजली का प्रवाह होता है, तो ठीक, वो चालन विधि के अंतर्गत आएगा। तो चालन किसे कहते हैं, धातु या पानी के माध्यम से, किसी चीज के माध्यम से, धातु या पानी के माध्यम से ऊष्मा या बिजली का प्रवाह क्या कहलाता है, चालन। अगला टॉपिक है विकिरण। हम लोग संवहन, चालन, विकिरण को समझ रहे हैं। तो हम लोगों ने संवहन समझ लिया, चालन समझ लिया, और विकिरण किसे कहते हैं, विकिरण इसको हम समझ लेते हैं। विकिरण में कण और विद्युत चुम्बकीय तरंगे शामिल है। विकिरण में कण और विद्युत चुम्बकीय तरंगे शामिल है। विकिरण में कण और विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं जो कुछ पदार्थों द्वारा उत्सर्जित होती है, जो कुछ पदार्थों द्वारा उत्सर्जित होती है। क्लियर। और ऊर्जा ले जाती है, या तो हम इसको इस तरह कर लेंगे, विकिरण ऊर्जा का एक रूप है। इससे हम समझ सकते हैं कि विकिरण क्या है, विकिरण ऊर्जा का क्या है, विकिरण ऊर्जा का एक रूप है जो अंतरिक्ष पदार्थ के माध्यम से यात्रा करता है, जो अंतरिक्ष या पदार्थ के माध्यम से यात्रा करता है। तो यहाँ आपका विकिरण, चालन, संवहन, इन तीनों को हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते, तो किसमें, वो चालन में। क्लियर। चालन हम लोगों ने पढ़ा कि चालन किसी धातु या पानी जैसी किसी चीज के माध्यम से ऊष्मा या बिजली का प्रवाह है, उसे क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। अगला प्रश्न है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है, तो संवहन विधि में। संवहन विधि को हम लोगों ने पढ़ा। तो संवहन विधि क्या है, प्रक्रिया है जिसके द्वारा गर्म तरल पदार्थ में, जैसे हम
हवा हो गया, पानी हो गया, ठीक, की गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किया जाता है। तो क्वेश्चन तो कह रहा है कि द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है, तो वो संवहन विधि द्वारा। क्लियर। अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार संचार के माध्यम से आती है, तो विकिरण के माध्यम। अब विकिरण हम लोगों ने समझा था कि विकिरण क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। विकिरण हम लोगों ने भी समझा कि विकिरण क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जो अंतरिक्ष या पदार्थ के माध्यम से यात्रा करता है, ठीक। तो क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है, तो वो विकिरण माध्यम से। अगला प्रश्न है ऊष्मा संचरण की यह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है, वो विकिरण है। तो विकिरण में हम लोगों ने समझा कि विकिरण एक ऊर्जा का रूप है जो अंतरिक्ष पदार्थ के माध्यम से यात्रा करती है। एक और परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा था, विकिरण में कण और विद्युत चुम्बकीय तरंगे शामिल हैं जो कुछ पदार्थों द्वारा उत्सर्जित होती हैं और ऊर्जा ले जाती है। क्लियर। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो संवहन कहलाता है। अगला प्रश्न है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, तो अवरक्त किरण। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, तो अवरक्त किरण। अगला प्रश्न है कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है। तो धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है, तो वो ऊपर सफ़ेद नीचे काला। ऊपर सफ़ेद जो होता है वो ऊष्मा को रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर। काला जो रंग होता है वो अवशोषित करता है। क्लियर। अगला प्रश्न है किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है, तो विकिरण विधि से। क्लियर। विकिरण विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है। अगला प्रश्न है किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, तो सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें होता है, तो वो जल में होता है। क्लियर। अगला प्रश्न है शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो गलनांक उसका क्या होता है, घट जाती है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो घट जाती है। अब क्वेश्चन में आ जाता है गलनांक क्या है। तो गलनांक वह तापमान है जिस पर कोई पदार्थ ठोस से क्या होता है, ठोस से तरल में बदल जाता है। गलनांक वह तापमान है जिस पर कोई पदार्थ जो होता है वो ठोस से क्या होता है, तरल में बदल जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न है
चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो चावल को पकाने में अभी 53 नंबर, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। अब अगला प्रश्न है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट पे। चावल को पकाने में सबसे अधिक समय कहाँ लगेगा? वो माउंट एवरेस्ट पे। अगला प्रश्न है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं? वाष्पीकरण। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। अब इसमें एक टॉपिक है, इसमें एक पॉइंट है क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है? तरल से गैस में बदलता है। तरल से क्या होता है? गैस में बदल जाता है। क्वथनांक उसे कहते हैं जो कोई पदार्थ, तो वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ जो है तरल से गैस में बदल जाता है। अब वहीं गलनांक की बात आएगी तो गलनांक की बात आएगी तो वो ठोस से तरल में परिवर्तित। क्लियर? अगला प्रश्न है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम में से मिलती है? तो क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी की किस नियम से मिलती है? तो वो प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम से। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण की। ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो वो ऊर्जा संरक्षण। अगला प्रश्न है, टावन किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड। 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। यहाँ पे फ़ारेनहाइट है तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो पिंड के द्रव्य पे। अगला प्रश्न है, सेल्सियस में तापमान का कौन सा तापक्रम 300 के केल्विन के बराबर होता है? तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करती है? तो केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करती है। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो उच्च तरंग दैर्ध्य को। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो मौसम साफ होने पे ठंड ज़्यादा लगती है। कब? शीत ऋतु में। अगला प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा जो है मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है।
अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गाल्टन ने। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया? तो गाल्टन ने। अगला प्रश्न है 65, ध्वनि का तात्व या पिच किस पर निर्भर करता है? तो वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तात्व या पिच किस पर निर्भर करता है? वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंग। क्वेश्चन है कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? वो पराश्रव्य तरंग। क्लियर। अगला प्रश्न है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अब हम ध्वनि को समझ लेते हैं, ध्वनि क्या है? तो ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है। क्लियर। किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचारित होती है। तो ध्वनि क्या है? एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है। क्लियर। ध्वनि जो है एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी द्रव या ठोस गैस से होकर संचारित होता है। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? ध्वनि तरंगे जो है कैसी होती है? तो ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो होती है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो आपने यहाँ देख लिया 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। क्लियर। तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो है हो गया 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। क्लियर। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितना होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ध्वनि तरंगे कैसी तरंग है? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग है। अब इसमें और क्वेश्चन आते हैं कि अवश्रव्य तरंग किसे कहते हैं? अवश्रव्य। अवश्रव्य अवश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? अवश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? तो अवश्रव्य तरंगे कहते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति क्या कहते हैं? अवश्रव्य तरंगे। क्लियर। अवश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति। क्वेश्चन पूछ लेता है कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो यहाँ पे हम देंगे 20 हर्ट्ज से कम। अगला है कि श्रव्य तरंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है श्रव्य तरंगे। तो अभी आपने देखा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। क्लियर। अगला आ जाता है पराश्रव्य। पराश्रव्य। पराश्रव्य तरंगे कितने होती हैं रेंज? तो वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति क्या कहते हैं?
ज़्यादा आवृत्ति की तरंगों कहते हैं पराश्रव्य। क्लियर। अगला प्रश्न है कि लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो लोहा में। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो लोहा में। दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।